सब्सक्राइब कीजिए यूनिक फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अमित रोहिला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे न्यूक्लियर पार्ट 12th क्लास, और एक ही वीडियो में हम न्यूक्लियर पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर क्या है? कोई भी एलिमेंट है, सपोज x, उसको डिनोट कैसे करते हैं? z और a से। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? जितना उसका z जो लिखा होता है ना, वो z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ए से डिनोट करते हैं मास नंबर को। ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के विद इन लाई करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स lie inside nucleus. That's why these are named so. नेक्स्ट पॉइंट है आइसोटोप। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोटोप क्या है। आइसोटोप का मतलब वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स। द एलिमेंट्स which are having same atomic number but different mass number, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात की जाए 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है? आइसोटोप्स। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोबार। आइसोबार क्या चीज है? द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट, उनको क्या नाम देंगे? आइसोबार्स। जैसे कि यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 93 238। ठीक है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या है? द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिन एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो क्या हो? इक्वल हो, उनको क्या नाम देंगे? आइसोटोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या चीज है भाई? किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन लाई करते हैं, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसको क्या नाम देते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स
which bound protons and neutrons inside न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो फोर्स जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है? मेसोन पार्टिकल्स की वजह से। दिस फोर्स exert on basis of exchange of Meson particles between protons and न्यूट्रॉन्स। जैसे कि केमिस्ट्री में हम क्या मानते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानते हैं, और उसमें क्या मानते हैं कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है। तो सिमिलर कंसेप्ट एज्यूम किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बीच में एक मेसोन पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। तो 3 टाइप के बताए मेसोन पार्टिकल्स: पॉजिटिव पाई मेसन, नेगेटिव पाई मेसन एंड न्यूट्रल पाई मेसन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज क्या चीज है? किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होगा, साइज मीन्स एक तरह से वॉल्यूम बोल सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मास नंबर के। क्या मतलब भाई? एक चीज सोच के देखो भाई, जिस घर में ज्यादा मेंबर्स होंगे उनको बड़ा घर रखना पड़ेगा ना। ठीक बात है भाई। तो जितना बड़ा घर होगा दैट मीन्स उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? मास नंबर। मास नंबर मीन्स जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या जो है, ठीक है, नंबर जो है वो मास नंबर है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर पॉइंट। अब यहां अगर बात की जाए 4/3 कांस्टेंट फैक्टर है, पाई एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या आ जाएगा? और इसका मतलब है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। और इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, आर नोट कांस्टेंट अप्लाई किया, ए रेज टू पावर 1/3, और ये आर नोट हमारे पास क्या होगा? एम्पेरिकल कांस्टेंट। क्या होगा ये? एम्पेरिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर डेंसिटी। पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर पे इंडिपेंडेंट है, प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो सॉल्यूशन, हम लोगों ने पढ़ा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने एक न्यूक्लियन का मास मान लिया स्मॉल m, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो एक न्यूक्लियन का मास मान लिया स्मॉल m, जबकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होंगे? मास नंबर के इक्वल। एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए के इक्वल, तो m इंटू ए बन जाएगा टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो m इंटू ए बाई में 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर क्यूब जो था याद करो आर इक्वल टू था आर नोट इंटू ए रेज टू पावर 1/3। अब इसका क्यूब है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे, तो m इंटू ए डिवाइड बाय 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर नोट रेज टू पावर 3 और a रेज टू पावर 1/3 से 3 कैंसिल, इस a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m बाई में 4/3 पाई आर नोट क्यूब। और इस फार्मूले में आप देखो कहीं भी a दिखाई नहीं देगा आपको, दैट मीन्स a के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और a क्या है? मास नंबर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं मास नंबर पे इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियर डेंसिटी।
इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं जो कि काम आएंगी इस चैप्टर में। मास ऑफ प्रोटॉन 1.627 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0। चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ गामा 0। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ गामा रेस्ट मास 0। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ radioactive rays from radioactive particle when placed in external electric field। सपोज मैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल लेता हूँ यूरेनियम, फील्ड में रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट में, तो क्या होगा? कुछ रेज जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगी, कुछ रेज जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगी, कुछ हमारे पास जो है डायरेक्ट चली जाएंगी विदाउट डिफ्लेक्शन। तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगी वो हमारे पास होंगी अल्फा रेज, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगी वो हमारे पास में क्या होंगी? बीटा रेज, और जो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव करेंगी वो होंगी गामा रेज। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, सपोज अल्फा डीके होता है, तो अल्फा डीके में क्या होगा? 2He4 पार्टिकल जो है एक्स्ट्रा उसमें से एमिट आउट हो जाएगा। सपोज 92 238 हमारे पास है, और मैंने क्या किया, इसमें से 2He4 पार्टिकल बाहर निकाल दिया, तो साथ में जो एक्स एलिमेंट मिलेगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा? एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज बाय फैक्टर 2, तो ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 234। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 फैक्टर से डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 फैक्टर से डिक्रीज होगा। बीटा डीके, बीटा डीके में क्या होगा भाई? सपोज ये है यूरेनियम 238, बीटा -10 होता है, और यहां एक्स एलिमेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें भाई? 93, क्योंकि 93 -1 होगा तो हमारे पास 92 बचेगा, 238। साथ में हमारे पास क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज बीटा नेगेटिव डीके, दिस इज बीटा पॉजिटिव डीके, क्योंकि बीटा एक एज इलेक्ट्रॉन का काम करता है ना, तो ये हमारे पास में क्या होगा? बीटा डीके। ये क्या होगा? बीटा नेगेटिव डीके।
तो +10, यहाँ x एलिमेंट जो मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास में 91 और 238, साथ में हमारे पास क्या होगा, यहाँ न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होगा। अगर गामा डी की बात की जाए, यूरेनियम 92 238, सपोज गामा डी के होता तो गामा चार्जलेस होता है, मासलेस होता, तो एक्स एलिमेंट जो मिलेगा वो कितना होगा 92 238। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या चीज़ है भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है हैवी न्यूक्लियर एलिमेंट का स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटना। सपोज मान लिया मैंने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया इस पे, तो ये क्रैप्टन में टूट जाएगा, साथ में बेरियम में टूटेगा, और 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे रिलीज होंगे। ये अगेन बम्बार्डिंग करेंगे, इसके साथ क्रैप्टन बेरियम सेपरेटली, फिर हमारे पास एग्जिट होगा, 3 न्यूट्रॉन यहाँ रिलीज होंगे, क्रैप्टन बेरियम में कन्वर्ट होगा, 3 न्यूट्रॉन यहाँ रिलीज होंगे, क्रैप्टन बेरियम में कन्वर्ट होगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो एक्स्ट्रा इस तरह से फिर दोबारा बम्बार्डिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस फिनोमिना को नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, अभी इसमें एक टर्म बताऊंगा आपको मैं। क्या टर्म है? रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये क्या होगा? रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको के से डिनोट करते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट ज़्यादा हो रहे हैं और एब्जॉर्ब कम हो रहे हैं, दैट मीन्स के हमारे पास जो होगा वो के मोर देन 1 होगा। और ये प्रिंसिपल होगा किसका? एटम बम का। एटम बम का प्रिंसिपल है रिप्रोडक्शन फैक्टर के मोर देन 1। के इक्वल टू 1, इतने हमारे पास जनरेट हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, इतने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो के इक्वल टू 1 होगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल किस चीज का होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर का। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए प्रिंसिपल होगा ये वाला पॉइंट, के इक्वल टू 1। और के लेस देन 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स नए जनरेट कम हो रहे हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहे हैं। जैसे लोग मर ज्यादा रहे हो, पॉपुलेशन जो है, और पैदा कम हो रहे हो, तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी फाइनली। तो इसका मतलब क्या होगा? चेन रिएक्शन स्टॉप्स। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है स्मॉल फ्रैगमेंट्स को जोड़ के बड़ा बनाने का फिनोमिना। द फिनोमिना इन विच लाइटर पार्टिकल्स combine to form heavier one is called न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे कि सन के अंदर हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस।